नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई कहानी में। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है अदला बदली। दोस्तों, मेरी बड़ी बहन का रिश्ता गांव के बहुत बड़े जमींदार घर से आया था। मम्मी पापा बहुत खुश थे, लेकिन दीदी इस रिश्ते से खुश नहीं थी। दीदी बारात आने से पहले घर से भाग गई और मम्मी पापा की इज्जत बचाने के लिए मुझे दुल्हन बनाकर मंडप में बिठा दिया गया और कहा कि बस एक दिन की बात है, हम सुबह वापस ले आएंगे। मैं दुल्हन बनी सेज पर बैठी थी। फिर मेरा पति कमरे में दाखिल हुआ। मैं उसे सब कुछ बताना चाहती थी, उससे पहले उसने मुझे अपने करीब किया, मेरे साथ वो कर दिया जो नहीं करना था। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने से पहले आपसे हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग कहानी को सुनकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। कृपया सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मेरा नाम सुमन है और मेरी उम्र 19 साल है। मैं अपने घर की सबसे छोटी बेटी हूँ। मेरी बड़ी दीदी का नाम सीमा है। आज भी मामूली दिन ही था। मम्मी पापा के साथ बैठकर हम हंसी मजाक कर रहे थे जब अचानक हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। रात के 10 बज रहे थे। इस समय किसी का आना हैरानी का कारण था। पापा अपनी जगह से उठे और दरवाजे की ओर बढ़ चुके थे। मम्मी, मैं और दीदी तीनों ही दरवाजे की तरफ देख रहे थे जब पापा किसी को अंदर लेकर आ रहे थे। उनकी आवाज से ही लग रहा था कि कोई बड़ा आया है। हम लोग फौरन अपनी जगहों से खड़े हो गए और जब घर के अंदर वे लोग दाखिल हुए तो मम्मी, मैं और दीदी आंखें फाड़े उन लोगों को देख रहे थे, क्योंकि यह कोई और नहीं बल्कि हमारे गांव के जमींदार और उनके बेटे राजकन्ना थे। वह देखने में बहुत ही सुंदर थे। मेरी दीदी तो फौरन ही कमरे के अंदर चली गई, क्योंकि इस तरह गैर मर्दों के सामने आने से हमें मना किया जाता था। मैं और दीदी कान लगाकर उन लोगों की बातें सुन रहे थे। सभी घर वाले परेशान हो चुके थे, क्योंकि वे लोग बहुत ही अमीर और बड़ी हवेली वाले थे। उनकी तो बात ही अलग थी। अगर किसी के कदम उनके घर की तरफ पड़ जाएं, तो वह मालामाल होकर ही लौटता था। और आज वे लोग खुद हमारे घर आ गए थे। यह कोई छोटी बात नहीं थी। और फिर जो बात हम लोगों ने सुनी, वह सुनकर तो मुझ पर और मेरी बहन पर सन्नाटा छा गया। राजकन्ना अपने पिता के साथ मेरी बहन का रिश्ता लेकर आए थे। वह सीमा दीदी से शादी करना चाहते थे। यह बात हैरान करने वाली थी। मैंने दीदी की तरफ हैरान नजरों से देखा, जबकि दीदी तो ऐसी हो गई थी जैसे काटो तो खून नहीं निकले। वह फौरन ही दरवाजे से हटकर बिस्तर पर जाकर बैठ गई। दोस्तों, उनका चेहरा ऐसा हो गया था जैसे किसी ने सारा खून खींच लिया हो, जबकि मैं अब भी कान लगाकर उन लोगों की बातें सुन रही थी। राजकन्ना खुद मेरे पापा से जानकार थे और उन्हें देखकर कह रहे थे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं सीमा का बहुत ख्याल रखूंगा। बहुत विश्वास से आपके पास रिश्ता लेकर आया हूँ। जिंदगी की हर खुशी उसे दूंगा। एक बार आप लोग मुझ पर भरोसा कर लें। पापा फौरन ही हाथ जोड़कर बोले, यह हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि आप जैसे बड़े लोग मेरी बेटी का रिश्ता लेकर आए हैं। भला हमें क्या अपना सिर कलम करवाना है आपको इनकार करके? मैं और मेरी पत्नी दोनों ही राजी हैं। मम्मी पापा तो ऐसे हो गए थे जैसे उन्हें कोई खजाना मिल चुका हो। फौरन ही सारी बातें तय हो गयीं और राजकन्ना अपने पापा के साथ वापस चले गए। वे लोग जैसे ही बाहर गए तो मम्मी पापा एक दूसरे को देखकर रोने लगे कि इतना अच्छा रिश्ता हमारे घर चलकर आया है, यह कोई छोटी बात नहीं है। मैं भी कमरे से बाहर आ गई। मम्मी ने फौरन ही मुझे गले से लगा लिया और अपनी खुशी का इजहार करने लगी। जब मैंने फौरन कहा, पहले दीदी से तो पूछ ले कि वह इस रिश्ते के लिए राजी है या नहीं। आप लोग क्यों इतनी खुशियाँ मना रहे हैं? तब पापा मेरी बात काटते हुए बोले, भला उसको क्यों एतराज होगा, इतना अच्छा रिश्ता घर बैठे मिल गया। लड़कियां तो ऐसे रिश्ते पाने के लिए अपनी जूतियां घिस देती हैं। यह कहते ही मम्मी पापा दीदी के कमरे की तरफ चले गए, जबकि न जाने क्यों मुझे खतरे की आहट महसूस हो रही थी। मम्मी पापा जैसे ही दीदी के कमरे में दाखिल हुए तो दीदी रोते हुए पापा के सीने से लग गईं और रोते हुए बोली, मुझे यहाँ शादी नहीं करनी है। जमींदार अच्छे नहीं होते। शुरू में वह मुझे प्यार देंगे, मान सम्मान देंगे, लेकिन जब वक्त थोड़ा गुजर जाएगा तो एक और शादी कर बैठेंगे। यह लोग ऐसे ही होते हैं, कई रखेल रखते हैं, इनका कोई ईमान नहीं होता।
पापा, मैं किसी जमींदार से शादी नहीं करूंगी। वह फौरन ही एतराज जताते हुए बोली, जबकि पापा बोले, खामोश हो जाओ। उन्हें हाँ कहो, तुम्हें नहीं पता इन सब बातों के बारे में। वह बहुत अच्छे हैं। राज एक नेक लड़का है, मैं उसके बारे में अच्छे से जानता हूँ। पूरे गांव में उसका नाम है। तुम जमींदार घराने की बहू बन जाओगी, यह बहुत बड़ी बात है। फिर तुम्हारी छोटी बहन भी है, कल को हमें उसका भी ब्याह करना होगा। अगर तुम आज ही ऐसी गलतियां करोगी तो हम कल को किससे मुंह दिखाएंगे? और कौन तुमसे शादी करेगा अगर तुम राज को इनकार कर दोगी? पापा की बात सुनकर दीदी खामोश हो गई, जबकि मम्मी ने पापा को इशारे से बाहर जाने का कह दिया ताकि वह खुद अपनी बेटी को समझा सके। पापा के जाते ही मम्मी ने दीदी का हाथ पकड़ लिया और उनकी आंखों में देखते हुए बोली, कोई वजह है तो मुझे बताओ। यह बेबुनियाद वजह सामने रखकर रिश्ते से इनकार करना कोई अच्छी बात नहीं है। मम्मी की बात सुनकर दीदी ने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से अपना चेहरा फेर लिया। थोड़ी देर मम्मी ने उन्हें कुछ बातें समझाईं और फिर वह भी चली गई। उन लोगों के जाने के बाद मैंने दीदी की तरफ एक नजर डाली और फिर खामोशी से अपनी जगह पर जाकर सो गई, क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी। मैं दीदी से बहुत ज्यादा डरती थी, इसी वजह से उनसे ज्यादा बातचीत नहीं कर पाती थी। दोस्तों, मेरी दीदी दिखने में बहुत खूबसूरत थी। भगवान ने उन्हें बहुत ही हसीन बनाया था। यही वजह थी कि राज खन्ना जैसा शख्स उन पर मर मिटा था। अगली सुबह का सूरज पूरी शानो शौकत से चमक रहा था। मैं अपनी दीदी के साथ नाश्ता करने के लिए कमरे से बाहर आई तो बरामदे में मिठाइयों के अंबार रखे हुए थे। फल फ्रूट और भी बहुत सारा सामान मौजूद था जो दीदी के होने वाले ससुराल से आया था। मम्मी इन सामानों को उत्सुकता से देख रही थी। हम दोनों के बाहर आते ही वह हमें भी इन सामानों के पास ले आई। मेरे चेहरे पर खुशियां बिखर गईं और मैं फौरन ही हर सामान को देखने लगी, जबकि दीदी सब चीजों से मुंह फेरकर किचन में चली गई। मम्मी उनकी पीठ को देखते हुए बड़बड़ाई, देख मेरी बच्ची, कितना कुछ आया है। मैं भी मम्मी की खुशी में खुश हो रही थी, लेकिन न जाने क्यों मुझे दीदी का रवैया कुछ अजीब लग रहा था। इस तरह तो वह कभी बर्ताव नहीं करती थी। कोई भी बात होती थी तो उसे बैठकर सुलझाती थी, न कि इस तरह की हरकतें करती थी। मैं अपना सिर झटककर खामोशी से घर के अंदर आ गई। दीदी ने नाश्ता तैयार कर लिया था और मुझे भी बुला रही थी। मैं उनके पास जाकर बैठ गई। मैंने हिम्मत करके उनकी ओर देखा और सवालिया लहजे में बोली, दीदी आप खुश क्यों नहीं हैं? राज जीजू आपको खुश रखेंगे। मैं कुछ और कहती, उससे पहले ही उन्होंने कांच का गिलास टेबल से उठाकर जमीन पर जोर से मारा और मेरे मुंह पर एक थप्पड़ लगाते हुए बोली, मेरे सामने बकवास करने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने अब दोबारा उसे जीजू कहा तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। उनका लहजा गुस्से से भरा हुआ था, जबकि मैं उनका यह अंदाज देखकर हैरान रह गई कि मेरी दीदी को क्या हो गया। वह तो बहुत अच्छी इंसान थी। न उन्होंने कभी मारने की कभी बात नहीं थी और न ही उन्होंने कभी इस तरह से बदतमीजी की थी। हाँ, वो अक्सर मुझ पर गुस्सा हो जाती थी, लेकिन किसी भी कीमत पर मुझ पर हाथ नहीं उठाती थी। मेरा सिर्फ यह एक शब्द कहना कि वो जीजू हैं, उन्हें इतना बुरा लग चुका था। मम्मी भी शोर की आवाज से बाहर आ चुकी थी और दीदी का यह रूप देखकर वो भी दंग रह गई थी। दीदी ने एक घर भरी नजर मुझ पर और मम्मी पर डाली और खामोशी से कमरे के अंदर चली गई। उनके जाते ही मम्मी मेरे पास आ गई और मुझे अपने सीने से लगा लिया। मेरी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। मैं बचपन से ही मम्मी, पापा और दीदी की लाडली रही थी। इसी वजह से मैं बहुत ज्यादा भावुक बन चुकी थी। जरा सी तेज आवाज और जरा से गुस्से पर ही मेरी आंखें भर आती थी। अभी भी हाल कुछ ऐसा ही था। थोड़ी देर रोने के बाद मैंने अपने आंसू पोंछ लिए, जबकि मम्मी लगातार मुझे समझा रही थी, तेरी दीदी तो पागल हो गई है, बेवजह की हरकतें करके तुझे भी परेशान कर रही है और खुद भी परेशान हो रही है। उसको छोड़, चल तू मेरे साथ, मैं तुझे अच्छा सा नाश्ता बना कर देती हूँ। मैंने भी खामोशी से सिर हिलाकर हामी भर दी। दोस्तों, दीदी वाकई काफी डिस्टर्ब लग रही थी और यह बात दिन गुजरने के साथ साथ सबको महसूस हो रही थी। जैसे जैसे शादी की तारीख नजदीक आ रही थी,
दीदी का रवैया और खराब होता जा रहा था। एक दिन राज भैया अकेले ही घर आए। उनका इरादा दीदी के साथ कुछ वक्त अकेले बिताने का था। उन्होंने घर में आते ही मम्मी से इजाजत मांगी कि वह दीदी को अपने साथ ले जाए ताकि वह उन्हें कुछ शॉपिंग करा सके शादी के हिसाब से। मम्मी ने तुरंत ही इजाजत दे दी, लेकिन जब मम्मी दीदी को बुलाने के लिए गई तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि वह किसी के साथ भी नहीं जाएंगी। मम्मी ने गुस्से में कहा, वो बाहर बैठे हुए हैं, मैं उन्हें क्या बोलूं? मैं हाँ कर चुकी हूँ। जबकि दीदी गुस्से से तेज आवाज में बोली, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसने सुनना है सुन ले, मैं किसी के साथ कहीं नहीं जाऊंगी, मैं घर के अंदर ही ठीक हूँ। उनकी आवाज बाहर तक पहुँच गई थी। तभी बाहर से आवाज आई, ठीक है कोई बात नहीं, अगर वो नहीं जाना चाहती तो हमारी छुट्टी चल लेगी, तो मेरे साथ चलोगी? अचानक उन्होंने मुझे कहा तो मैं बुरी तरह से घबरा गई, मगर फिर मैंने हाँ कह दिया क्योंकि रिश्तेदारी हमें निभानी थी। दीदी गुस्से में थी, लेकिन मैं भी इनकार करके उनका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। मम्मी ने इशारे से मुझे उनके साथ जाने की इजाजत दे दी। मैं जल्दी से तैयार हुई और उनके साथ मॉल की तरफ रवाना हो गई। उनकी गाड़ी काफी ठंडी थी। मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। आज से पहले मैं किसी भी गैर मर्द के साथ बैठकर कहीं नहीं गई थी, और इतनी बड़ी गाड़ी में बैठने का तो मेरा एक सपना था। आज इस गाड़ी में बैठकर न जाने क्यों मेरा दिल बहुत खुश हो रहा था। वो मुझे देखते हुए बोले, सुमन तुम्हें क्या पसंद है? मतलब कौन सा रंग पसंद है? और तुम्हारी दीदी को कौन सा रंग पसंद है? मैं जानती थी कि मेरे बहाने वो दीदी की ही पसंद जानना चाहते हैं, इसलिए मैं मुस्कुराकर बोली, मुझे लाल रंग बहुत पसंद है, जबकि दीदी को काला रंग पसंद है। हम दोनों बहनों की पसंद बहुत अलग अलग है। दीदी बहुत शांत स्वभाव और गंभीर रहती है, जबकि मैं बहुत ज्यादा शौकीन मिजाज हूँ। आपको आपकी टक्कर की साली मिली है, मैं इतराकर बोली, जबकि वो फौरन ही मुस्कुराए और कहने लगे, बिल्कुल, हमें तो खुशी होगी आपके साथ भी वक्त गुजारकर। आपकी दीदी वाकई बहुत अलग मिजाज की है, मगर मुझे उनकी यह बात बहुत पसंद है। उनका लहजा मिठास भरा था, जबकि मेरे चेहरे पर मुस्कान बिखर गई और मैं दिल ही दिल में दुआ करने लगी कि ये उम्र भर मेरी दीदी से ऐसी ही मोहब्बत करते रहें। तभी अचानक उन्होंने मुझे देखते हुए एक सवाल किया, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, बल्कि एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे इस सवाल का जवाब दोगी? मैंने सिर को हल्की सी हिलाकर हामी भरी और उनकी तरफ देखते हुए बोली, आप हुक्म करें, आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। हम आपकी सिर्फ साली ही नहीं, बल्कि आपकी दोस्त बनना चाहते हैं। मैं बचपन से ही ऐसी थी। अगर कोई मुझे जरा सी मोहब्बत देता था तो मैं अपना सब कुछ उस पर निछावर कर देती थी। वो धीमे से मुस्कुराए और मुझे देखते हुए बोले, तुम्हारी दीदी क्या किसी को पसंद करती थी या फिर कोई और बात है? मैं बिल्कुल खामोश हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे मुझ पर सन्नाटा छा गया हो। दोस्तों, मैंने बिल्कुल भी कल्पना नहीं की थी कि जीजू मुझसे इस तरह का सवाल करेंगे। मैं अभी कुछ कहती उससे पहले ही उन्होंने बात को संभालते हुए कहा, क्योंकि मैंने महसूस किया है कि तुम्हारी दीदी इस रिश्ते से खुश नहीं है। हालांकि तुम्हारे मम्मी पापा और तुम इस रिश्ते से बहुत खुश हो। उनकी बात सुनकर मैं थोड़ी घबरा गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उन्हें क्या जवाब दूं। बेशक मैं सिर्फ 19 साल की थी, लेकिन ऊपर वाले ने मुझे इतनी समझदारी दी थी कि मैं लोगों के इरादों को आसानी से समझ सकूं। मैं तुरंत समझ गई थी कि उन्होंने मुझे अपने साथ क्यों बुलाया था। वो दीदी की पसंद नापसंद और उनके इस बर्ताव के पीछे की वजह जानना चाहते थे। मैंने उनकी ओर देखते हुए कहा, इस बारे में तो मुझे कोई जानकारी नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि दीदी इस रिश्ते से खुश नहीं है। दरअसल वो घर की बड़ी बेटी है, इसलिए घर से दूर जाने का ख्याल ही उन्हें परेशान कर रहा है। और रही उनके व्यवहार की बात, तो वो थोड़ी सख्त मिजाज है। मेरे साथ भी अक्सर गुस्सा कर देती है। आपको पता है, अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने मुझे थप्पड़ भी मारा था। मगर मैं छोटी हूँ, इसलिए उनकी बात का बुरा नहीं मानती। मैं मासूमियत से बोल रही थी। मेरी बात सुनकर उन्होंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, फिक्र मत करो,
मैं तुम्हारी दीदी को भी उतना ही मस्त और शौकीन बना दूंगा जितना तुम हो। उन्हें तुम्हारी तरह बना दूंगा। उनकी यह बात सुनकर मैं खुलकर हंस पड़ी। इस दौरान हम मॉल पहुंच गए। वो मुझे अपने साथ कई दुकानों में ले गए। दीदी के साथ साथ उन्होंने मेरी भी बहुत अच्छी शॉपिंग करवाई। मम्मी ने चलते समय मुझे कुछ पैसे दिए थे, लेकिन उन्होंने मुझे 1 रुपए भी खर्च नहीं करने दिए। सारे बिल उन्होंने खुद ही चुकाए। शॉपिंग के बाद वो मुझे एक रेस्टोरेंट ले गए। वहाँ उन्होंने मुझे शानदार डिनर करवाया। वो बड़े ही अच्छे और प्यार से पेश आ रहे थे। यह सब देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। रात के 8 बजे उन्होंने मुझे घर के पास छोड़ा। जाते जाते उन्होंने मुझसे कहा, सुमन, अपनी दीदी को समझाओ कि मैं उनका होने वाला पति हूँ। वो मुझसे थोड़ी बहुत बात तो कर सकती हैं। यह कहते हुए उन्होंने मुझे अपना नंबर दिया। मैंने झिझकते हुए उनका नंबर ले लिया। मुझे मालूम था कि मेरी दीदी कभी भी उनसे बात नहीं करेंगी। फिर भी मैंने चुपचाप उनसे विदा ली और घर के अंदर चली गई। घर पहुंचने पर मम्मी पापा बरामदे में बैठे शायद मेरा ही इंतजार कर रहे थे। मेरे हाथों में शॉपिंग बैग्स देखकर वो हैरान रह गए। मैंने उनके पास बैठकर उन्हें दिन भर की सारी बात बताई। हाँ, मैंने कुछ बातें उनसे छुपा ली जो राज भैया ने दीदी के बारे में कही थी। थोड़ी देर बाद मैं अपने कमरे में गई। दीदी एक तरफ मुंह किए बिस्तर पर लेटी हुई थी। दोस्तों, मैं उनके पास बैठ गई और उन्हें देखते हुए बोली, दीदी, आज राज भैया ने आपके लिए बहुत सारी शॉपिंग की है। आपको मैं दिखाऊं? अचानक दीदी मुझ पर चीख पड़ी, जाओ उस राज भैया के पास ही रहने लग जाओ। मेरे पास क्यों आ रही हो? और आइंदा मेरे सामने उस आदमी का नाम मत लेना। जिंदगी खराब कर दी है तुम सब ने मेरी। जाओ यहाँ से। उनकी यह बात सुनकर मैं बुरी तरह डर गई और चुपचाप कमरे से बाहर आ गई। अब मैं यह सोचने लगी कि राज भैया को कैसे बताऊं कि दीदी न तो उनसे बात करना चाहती है और न ही उनका नाम सुनना चाहती है। लिविंग रूम में बैठकर मैं दीदी के सोने का इंतजार करने लगी। मैं अंदर से बहुत परेशान थी, क्योंकि राज भैया ने मुझसे कई बार कहा था कि तुम्हारी वजह से ही मेरी उससे बात हो सकती है। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने उन्हें मैसेज कर दिया। मैंने लिखा कि दीदी अभी बहुत गुस्से में है और उनसे बात करना मुमकिन नहीं है। मैंने मैसेज किया ही था कि तुरंत उनका रिप्लाई आया। शायद उन्होंने मुझे दीदी समझ लिया था। वो लिख रहे थे, कैसी हो? उम्मीद है बहुत अच्छी होगी। वैसे देखने में तो बहुत अच्छी हो, फिर इतना गुस्सा क्यों करती हो? उनका मैसेज पढ़कर मुझे हंसी आ गई। मैं एक पल के लिए सोचने लगी कि क्यों न मैं उनके साथ थोड़ा सा मजाक कर लूं। मगर फिर मैंने सिर झटक दिया। मैंने सोचा, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो किसी के जज्बातों से खेले। मैंने उन्हें तुरंत जवाब दिया, मैं सुमन बोल रही हूँ। दीदी को मैंने कुछ नहीं कहा है क्योंकि वो अभी बहुत गुस्से में है। मैंने सोचा आपको बता दूं ताकि आप इंतजार न करें। मेरी बात सुनकर उन्होंने हंसते हुए मुझसे माफी मांगी और कहा, मैं समझा कि तुम्हारी दीदी है, वैसे तुम भी कम हसीन नहीं हो। ऊपर वाले ने तुम दोनों बहनों को ही बहुत खूबसूरत बनाया है। उनका यह कहना मेरे दिल को अच्छा लगा। वो वाकई अच्छे इंसान थे। पापा ने बिल्कुल ठीक कहा था कि वो बहुत अच्छे हैं। उनकी बातें ही बहुत अच्छी हुआ करती थी। काफी देर तक मैं उनके साथ चैटिंग करती रही थी और उसके बाद उन्हें गुड बाय बोलकर अपने कमरे में आ गई थी। इस दौरान दीदी भी सो चुकी थी। मैं भी उनके बराबर में ही लेट गई और कब गहरी नींद में चली गई मुझे कुछ पता नहीं चला। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। शादी के दिन करीब आ रहे थे और दीदी का रवैया और ज्यादा खराब होता जा रहा था। एक दिन मैंने हिम्मत करके दीदी को बताया कि जीजू का नंबर मेरे मोबाइल में है और वो तुमसे बात करना चाहते हैं। मैंने कहा, एक बार उनसे बात कर लो और अपने दिल की बात उन तक पहुंचा दो ताकि वो तुम्हारे जैसा बन सके। लेकिन दीदी ने उस दिन भी मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। उन्होंने मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। फिर मैंने जीजू को साफ शब्दों में बता दिया कि आपकी होने वाली पत्नी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उन्हें आपसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप जब शादी कर लो तो उनकी अक्ल ठीक कर लेना। उस समय मैं बहुत उदास थी क्योंकि बार बार दीदी से बेइज्जत होना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन जीजू ने मेरा मूड ठीक कर दिया और मुझे हंसा दिया। उनकी बातों की वजह से मैं दीदी की बातें कुछ पल के लिए भूल गई थी।
लेकिन न जाने क्यों दीदी का रवैया मेरा दिल तोड़ देता था। वक्त धीरे धीरे बीत रहा था। आज दीदी की मेहंदी थी। दोस्तों, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत जोड़ा पहन रखा था जो उनके ससुराल वालों ने दिया था। हम सबने दीदी को खूब हल्दी लगाई थी, लेकिन दीदी मुंह बनाए बैठी थी। उन्होंने किसी भी चीज में दिलचस्पी नहीं ली, बल्कि वो हर किसी को टोकती जा रही थी, ऐसे मत करो, वैसे करो, इस तरह से मुझे हल्दी मत लगाओ। लेकिन सबने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया क्योंकि उनका मानना था कि दुल्हन तो शर्माती है। लेकिन मैं जानती थी कि दुल्हन इस बार शर्मा नहीं रही थी, बल्कि बहुत गुस्से में थी। मैंने धीरे से मम्मी से कहा कि इस रिश्ते से मना कर दीजिए। दीदी का रवैया देखकर मुझे समझ आ गया है कि वो कभी भी अपना रिश्ता अच्छे से नहीं निभा पाएंगी। मम्मी ने मेरी बात सुनकर मुझे डांट दिया और कहा, तुम्हें क्या पता बड़े घराने में रिश्ता करना कितने नसीब वालों की बात होती है। मैं मम्मी को सिर्फ देखती रह गई क्योंकि मैं जानती थी कि वो बहुत गलत कर रही हैं। वो एक लड़की की जिंदगी के साथ बहुत बुरा खेल रही थी और यह बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। वक्त धीरे धीरे और तेजी से गुजर रहा था। बारात का दिन आ पहुंचा था। आज सुबह से ही दीदी अपने कमरे से बाहर नहीं आई थी। मम्मी ने उनके लिए एक मेकअप आर्टिस्ट को घर पर बुलाया था, लेकिन दीदी ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया था और मम्मी से कहा, मुझे किसी भी पार्लर वाली की जरूरत नहीं है, मैं खुद तैयार हो सकती हूँ। मैंने दीदी से कहा, दीदी मैं आपको तैयार कर देती हूँ, मुझे भी थोड़ा बहुत मेकअप का काम आता है। लेकिन दीदी ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने मेरी ज्वेलरी और कपड़े कमरे के बाहर निकाल दिए थे। इसका मतलब था कि मैं उनके कमरे में तैयार नहीं हो सकती। घर में मेहमान बहुत थे, इसलिए हमने इस पर ज्यादा हंगामा नहीं किया। मैं अपना सामान उठाकर मम्मी के कमरे में चली गई। वहीं मैंने नहा धोकर अपने कपड़े पहने और तैयार हो गई। अब मुझे सिर्फ बारात के आने का इंतजार था। घर में गहमागहमी मची हुई थी। वक्त तेजी से बीत रहा था। हमने घर के बाहर ही शामियाना लगवाया था क्योंकि घर हमारा बहुत छोटा था और मेहमान बहुत ज्यादा थे। बारात का समय भी आ पहुंचा। मैं सबसे आगे आगे थी। जीजू का स्वागत हमने बहुत अच्छे से किया। मैंने उनसे बहुत ज्यादा रस्म की रकम ली और उन्होंने खुशी खुशी मुझे पैसे दे दिए। आज जीजू बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। मैंने उन्हें मुस्कुराते हुए कहा, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। उन्होंने भी मेरी नाक खींचते हुए कहा, तुम भी बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैं धीमे से मुस्कुराई और पीछे हो गई। अब दुल्हन को मंडप में बुलाया जा रहा था। मम्मी, पापा और मैं तीनों दीदी को लेने के लिए उनके कमरे में पहुँचे। लेकिन जब हमने दरवाजा खटखटाया तो दीदी ने दरवाजा नहीं खोला। घर में अब कोई नहीं था सिवाय हमारे। मैं बुरी तरह घबरा चुकी थी क्योंकि दीदी ऐसा कभी नहीं करती थी। कहीं उन्होंने कुछ कर तो नहीं लिया, यह ख्याल आते ही मेरी जान गले में अटक गई। मैंने घबराकर पापा की ओर देखा। उन्होंने मुझे शांत रहने के लिए कहा और तुरंत दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगे। 2-4 धक्कों के बाद दरवाजा खुल गया। जब हम अंदर पहुँचे तो देखा कि दीदी वहाँ नहीं थी। दोस्तों, मेरा तो दम ही निकलने के कगार पर था। मम्मी ने वॉशरूम भी देखा, लेकिन वो वहाँ भी नहीं थी। मेरी नजर ड्रेसिंग टेबल पर पड़े एक कागज पर चली गई। मैंने तुरंत ही वह कागज उठा लिया और जब मैंने वह धत पढ़ा तो मेरे पांव तले जमीन खिसक गई। उस खत में साफ साफ लिखा हुआ था, मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। जब आप लोगों ने मेरी बात को कोई अहमियत नहीं दी तो मैं क्यों आप लोगों की इज्जत को अहमियत दूं? मुझे कोई और पसंद है और मैं उसी के साथ अपनी जिंदगी बिताऊंगी। आपको आपका जमींदार दामाद मुबारक हो। आखिर में दीदी ने अपना नाम लिखा हुआ था। मेरी तो जान ही निकल चुकी थी। बाहर सारे मेहमान मौजूद थे और घर की इज्जत के साथ दीदी बुरी तरह खेल चुकी थी। पापा वहीं सिर थामकर जमीन पर बैठ गए थे। मम्मी का हाल भी कुछ अलग नहीं था, जबकि मैं भी ड्रेसिंग टेबल के साथ लगी रो रही थी। तभी अचानक पापा ने दीदी का रखा हुआ जोड़ा उठाया और मेरी तरफ बढ़े। वो मुझे देखते हुए बोले, जमींदारों के यहाँ बहुओं के चेहरे पर घूंघट डाला जाता है। तुम अभी के लिए रात से शादी कर लो। हम कल सुबह तुम्हें लेने तुम्हारे ससुराल आएंगे। अगर अभी तुम्हारी शादी रात से नहीं हुई तो हमारी बहुत ज्यादा बदनामी हो जाएगी और वो जमींदार हैं, हमारा सिर धड़ से अलग कर देंगे।
इसी में होगी कि तुम उनके साथ विदा हो जाओ। मैं अपने पापा को फटीफटी निगाहों से देख रही थी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझ पर ऐसी मुसीबत आन पड़ेगी। मैं सिर में हिलाते हुए बोली, नहीं पापा, वो मेरे जीजू हैं। मैं उनके साथ कैसे शादी कर सकती हूँ? तभी मम्मी भी मेरे आगे हाथ जोड़ते हुए बोली, तेरी एक बहन ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा, लेकिन भगवान के लिए तू हमारी मदद कर दे। तू हमें निराश मत कर, हमें तुझसे बहुत उम्मीदें हैं। मुझे पता है मेरी बच्ची बहुत अच्छी है, उसके पास अक्ल और सूरत दोनों है। तू जानती है कि अगर हमने अभी तेरी शादी राज से नहीं करवाई तो वो लोग खून खराबा कर देंगे। और तू जानती है कि तेरे पास तो सिर्फ एक बाप है और कोई नहीं। मम्मी इमोशनल ब्लैकमेलिंग पर उतर आई थी। उनकी बात बिल्कुल सही थी। वाकई अगर हम इस वक्त इस रिश्ते से इनकार करते तो ये लोग हमें जिंदा नहीं छोड़ते। जमींदारों के पास कितनी बड़ी बड़ी बंदूकें होती हैं, इस बात से मैं बहुत अच्छी तरह जानती थी। मैं बहुत ज्यादा डर चुकी थी। इसी वजह से मैंने तुरंत ही हाँ बोल दी। मैंने दीदी का जोड़ा उठाया और वॉशरूम चली गई। थोड़ी देर बाद मैं उनका दुल्हन का जोड़ा पहनकर बाहर आ गई। मम्मी ने मेरे सिर पर लाल घूंघट डाल दिया और मुझे अपने साथ थामकर बाहर ले आई। उन्होंने मुझे मंडप में बैठा दिया और शादी की रस्में शुरू हो गई। मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। जब जब जीजू मेरा हाथ थामते तो जाजू ऐसा लगता कि मेरा दिल मुंह से बाहर आ जाएगा। एक बार उन्होंने मुझे बाहर देखा था और हैरान हुए थे, मगर उन्होंने ऐसी कोई बात जाहिर नहीं की जिससे किसी को शक होता। थोड़ी देर बाद शादी की सारी रस्में पूरी हो गई। शादी सही सलामत हो गई और मैं पूरे हक के साथ अपने जीजू के नाम हो चुकी थी। शादी खत्म होते ही खाना खोल दिया गया। सबने खाना चुपचाप खाया और उसके बाद विदाई का वक्त आ गया। दोस्तों, विदाई के वक्त मेरा दिल ऐसा हो रहा था जैसे मैं अभी कटकर मर जाऊं। मेरा दिल कर रहा था कि राज को बता दूं कि मैं सीमा नहीं बल्कि सुमन हूं, उनकी छोटी साली। मगर उस वक्त मैं इतनी डरी हुई थी कि मैंने अपनी जुबान बंद ही रखी। मुझे गाड़ी में बिठा दिया गया और गाड़ी हवेली की तरफ रवाना हो गई। एक लंबा सफर तय करके हम हवेली पहुंच गए। वहां जैसे ही हमारी गाड़ी दाखिल हुई तो ढोलन गाड़े बजाए गए और आसमान में आतिशबाजी की गई। मुझे पता था कि ये सब मेरे लिए नहीं बल्कि मेरी बहन के स्वागत के लिए हो रहा है। मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मैंने अपने दिल को समझा लिया था कि सिर्फ एक रात की बात है। कमरे में जाते ही मैं जीजू को बता दूंगी कि मैं कौन हूँ, लेकिन मैं जानती ही नहीं थी कि कमरे में जाने के बाद मुझ पर कैसी क़यामत टूटने वाली है। फौरन ही मुझे अंदर ले जाया गया और शादी की पारिवारिक रस्में शुरू हो गयी। अब मुझे डर यह था कि अगर उनमें से किसी एक ने भी मेरा घूंघट उठाया तो मुझ पर क़यामत आ जाएगी। मगर बड़ी जो राज की दादी थी, उन्होंने हुक्म दिया था कि दुल्हन का घूंघट कोई नहीं उठाएगा। दुल्हन का घूंघट उसका पति उठाएगा और वही उसका चेहरा सबसे पहले देखेगा। मेरा दिल धक से रह गया और मैंने अंदर ही अंदर ऊपर वाले का शुक्र भी किया, क्योंकि अगर अभी मेरा घूंघट उठता तो मुसीबत हो जाती। फौरन ही मुझे रस्मों के बाद मेरे कमरे में पहुंचा दिया गया। मैं कमरे में दाखिल हुई तो मेरी नाक से गुलाब की पंखुड़ियों की खुशबू टकराई। मेरे होठों पर मुस्कान बिखर गई। एक पल के लिए मुझे सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन मैं फौरन ही सहम भी गई, क्योंकि मुझे पता था कि अब जो क़यामत मुझ पर टूटेगी वो सबसे अलग होगी। राज भैया को सारा सच मालूम हो जाएगा। मैं खामोशी से उनके नाम की सेज सजाकर बैठी हुई थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे अभी बाहर निकल आएगा। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाजा खुला। मैं जानती थी कमरे में कौन आने वाला है। दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि जीजू मेरी हालत समझने की कोशिश करें, लेकिन मुझे डर भी था कि कहीं वो इनकार न कर दे और कहीं वो गुस्सा न हो जाए। और कहते हैं ना, जब किसी बात का डर हो और वो न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कमरे में आने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरे जीजू ही थे। उन्होंने आते ही खुश होकर मुझे हेलो कहा और फिर मेरी खैरियत पूछने लगे, लेकिन मैं उन्हें कैसे बताती कि मैं उनकी सीमा नहीं बल्कि उनकी छोटी बहन हूँ। दोस्तों, थोड़ी देर बाद वो मेरे पास ही आकर बैठ गए। उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया और फिर जो बात उन्होंने कही उसे सुनकर मेरे पांव तले जमीन खिसक गई।
ये ड्रामा अब खत्म करो, घूंघट उठाओ, मैं जानता हूँ तुम कौन हो। ये सुनते ही मेरी जान हलक में अटक गई। मैंने घबराकर उनकी तरफ देखा, तभी उन्होंने मेरी कमर में हाथ डालकर मुझे अपने करीब कर लिया और अपने हाथों से मेरा घूंघट उठाया। मैं आंसू भरी निगाहों से उनकी तरफ देख रही थी। तभी उन्होंने बिना कुछ कहे मेरे होठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। मेरा दिल कांप उठा। वो मुझे देखते हुए बोले, मैं जानता हूँ ये सब मुझे पहले ही पता चल चुका था, लेकिन तुम्हारे घर वालों को ये सब करने से पहले मुझे बता देना चाहिए था। मंडप में तुम्हें लाने से पहले अगर वो मुझे एक बार भी ये बात बता देते कि तुम्हारी बहन भाग चुकी है, तो मैं ये शादी नहीं होने देता। मैं पूरी तरह घबरा चुकी थी और राज की तरफ देखकर बोली, हम डर गए थे, हम समझे थे कि आप हम सबको मार देंगे, क्योंकि जमींदार तो ऐसे ही होते हैं। पापा बहुत ज्यादा घबरा गए थे, उनके अलावा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैंने आपको बताया था, दीदी इस रिश्ते से खुश नहीं थी। उन्होंने पहले ही कहा था कि वो शादी नहीं करना चाहती। तभी अचानक वो बोले, तो मैंने भी तो तुमसे पूछा था कि क्या वो किसी को पसंद करती है, तो तुमने क्यों नहीं बताया। मेरा सांस उखड़ रहा था, उनका मेरे करीब आना मेरी जान निकाल रहा था। तभी उन्होंने मेरी गर्दन में अपना चेहरा छुपा लिया और सरगोशी के अंदाज में बोले, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से पेश आऊंगा? तुमने मुझे धोखा दिया है और ये शादी एक धोखे पर आधारित है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि धोखे का बदला कैसे लिया जाता है। ये कहते ही उन्होंने मेरे सिर से मेरा दुपट्टा उतारकर फेंक दिया और मुझ पर हावी हो गए। मेरा सांस अटक गया। मैं उनकी तरफ देखते हुए रोते हुए बोली, भगवान के लिए ऐसा जुल्म मत कीजिए, मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। दीदी की गलती की सजा मुझे क्यों दे रहे हैं? मैंने तो आपकी इज्जत बचाई है। अगर वक्त पर मैंने आपसे शादी नहीं की होती तो सारा समाज आप पर भी थू थू करता कि जमींदार होकर आपकी दुल्हन भाग गई। मेरी बात सुनकर एक पल के लिए वो अपनी जगह पर सख्त हो गए थे, जैसे मैंने बहुत ही पते की बात की हो। थोड़ी देर बाद मुझसे अलग हुए और फिर कमरे से निकलते चले गए। मैं अपना सिर हाथों में थामे बुरी तरह से रोना शुरू हो गई थी। थोड़ी देर और बीती जब अचानक कमरे का दरवाजा खुला और मेरे पति की दादी और उनकी माँ कमरे में दाखिल हुई। मेरा घूंघट अब चेहरे पर मौजूद नहीं था और मैं बुरी तरह से रो रही थी। तभी उनकी दादी मेरा हाथ थामते हुए बोली, क्यों रो रही हो बिटिया? तुमने तो बहुत ही अच्छा काम किया है। अगर तुम वक्त पर शादी के लिए हाँ नहीं करती तो वाकई हमारे परिवार की बहुत बदनामी हो जाती, लेकिन तुम्हारी बहन को माफ नहीं किया जाएगा। यह कहते ही उन्होंने मुझे उठने का इशारा किया, जबकि मैं बुरी तरह से घबरा चुकी थी कि भला ये लोग अब मेरी बहन के साथ क्या करेंगे। जो भी था वो मेरी बहन थी और मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। हम लोगों के बीच बहुत प्यार था दोस्तों, लेकिन जब से यह रिश्ता आया था तभी से हमारी बर्बादी शुरू हो गई थी। मैं खामोशी से उठ चुकी थी। तभी वो बादलों की तरफ इशारा करते हुए बोली, जाओ और अपने कपड़े वगैरह बदल कर आराम कर लो, थोड़ी देर में मैं तुम्हारे पति को भेजूंगी। तुम उसे अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करो। एक तुम ही हो जो अपने पति को बचा भी सकती हो और उसे बर्बाद भी कर सकती हो, क्योंकि तुम्हारे पति तुम्हारी बहन से बहुत प्यार करते थे। वो बुरी तरह से टूट चुके हैं। हम जमींदार हैं, हम तुम्हारे जैसे घराने में रिश्ता नहीं करना चाहते थे, लेकिन अपने बेटे की जिद की वजह से ही हम वहाँ पहुँचे थे। उनकी बात सुनकर मैं बिल्कुल खामोश हो गई। मुझे अपनी दीदी पर बेहद अफसोस होने लगा कि उन्होंने किसी का दिल कितनी बुरी तरह से तोड़ा है। अगर उन्हें शादी नहीं करनी थी तो वो सीधे राज से बात कर लेती। क्या पता वो इस रिश्ते से खुद ही पीछे हट जाते। मैं चुपचाप वॉशरूम गई और कपड़े वगैरह बदल कर बाहर आई तो वो सोफे पर बैठे हुए थे। उन्होंने अपना सिर सोफे पर टिकाया हुआ था और उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैं उनके बराबर में ही जाकर बैठ गई। मैं कुछ कहती उससे पहले ही वो मेरे सीने से लग गए और बिना आवाज के रोने लगे। मैं तो हैरान थी कि वो इतने मजबूत दिखने वाले इंसान इस तरह बच्चों की तरह रो रहे थे। मैंने उन्हें फौरन अपनी आगोश में समेट लिया और उनकी पीठ थपथपाते हुए बोली, आप क्यों अपने आप को परेशान कर रहे हैं? जब अगला आपको इंसान नहीं समझ रहा, आपकी फीलिंग्स की कद्र नहीं कर रहा, तो आप क्यों आंसू बहा रहे हैं?
अगर आप किसी से प्यार करते हैं और वो प्यार आपको नहीं मिला तो आप उसके हो जाइए जो आपसे प्यार करता है। मेरी बात सुनकर वो एक झटके से मुझसे अलग हुए और मेरी तरफ हैरानी भरी निगाहों से देखने लगे। तभी अचानक जैसे किसी एहसास के तहत मैं उनके कदमों में बैठ गई और उनका हाथ थामकर अपने होठों से लगाया। उनकी आंखों में देखते हुए मैंने कहा, तो आप मुझे अपना लीजिए, मैं आपसे प्यार करूंगी, आपको इतनी चाहत से चाहूंगी कि आप खुद को बहुत काबिल समझने लगेंगे। जिस दिन मैं मंडप में गई थी उनका अंदाज मुझे बहुत पसंद आया था। मेरे दिल से एक दुआ निकली थी कि भगवान मुझे भी मेरी दीदी जैसा पति ही दे, मगर मुझे क्या मालूम था कि मुझे दीदी जैसा पति नहीं बल्कि दीदी का पति ही नसीब हो जाएगा। काफी देर तक वो खामोश निगाहों से मुझे देखते रहे, फिर उन्होंने एक झटके से मुझे अपनी बाहों में भरा और बिस्तर की तरफ बढ़ गए। उस रात वो मेरे करीब ही रहे। उन्होंने पल पल मुझे अपने आप में गुम करने की कोशिश की। वो मेरी बाहों में खो से गए थे और मैंने भी अपने पति को संभाल लिया था। दोस्तों, मैं अब इस रिश्ते की शुरुआत करना चाहती थी। मम्मी पापा के कहने के मुताबिक अगले दिन वो मुझे लेने के लिए आए थे। उन्होंने बड़े जमींदार से माफी मांगी थी, यानी राज के पापा से, मगर मैंने इनकार कर दिया था। मैंने कहा कि मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ और अपना घर बसाना चाहती हूँ। राज ने भी मेरी हाँ में हाँ मिलाई थी। उनका कहना था, मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ूंगा। और रही आपकी बड़ी बेटी की बात, तो मैंने उसे भी माफ कर दिया है, क्योंकि ये बात हकीकत है कि जब आपको वो शख्स न मिले जिससे आप मोहब्बत करते हैं तो फिर आप उस शख्स के हो जाए जो आपसे मोहब्बत करता है। यह कहते हुए उन्होंने मुझे अपने करीब कर लिया और मेरे माथे पर एक प्यार भरा किस किया, जिसे महसूस करके मैंने सुकून से अपनी आंखें मूंद ली थी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको सुनकर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।